पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि सर एटॉमिक साइज किस तरह से बढ़ती है, किस तरह से कम होती है। तो याद रखना, देखो रिवीजन कर लो, जिन लोगों ने पहले भी पढ़ा है बस एक बार रिवीजन कर लो। तो एटॉमिक साइज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखो एस ब्लॉक के बारे में बात करता हूँ। कौन से ब्लॉक के बारे में? एस ब्लॉक के बारे में। तो आपको पता है, जैसे कि आप सबको पता है, डाउन द ग्रुप साइज क्या होती है बच्चों? बढ़ इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होती है। लेकिन याद रखना एक चीज, आपने कभी ग्रेविटी के बारे में सुना होगा। अगर मैं मास को इंक्रीज कर दूं किसी भी चीज का, तो उसकी क्या हो जाती है, उसकी ग्रेविटी, मतलब वो दूसरे चीजों को क्या कर देंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। मतलब याद रखना मास जितना ज्यादा होगा और दूसरी चीजों को उतनी ज्यादा अच्छे से अट्रैक्शन शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, सुनना भी। अगर मैं बात करूं, आपको पता है टॉप टू बॉटम आने के बाद एटॉमिक साइज क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। तो देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। होना क्या चाहिए था फिर कि सर सीजियम से बड़ा कौन होना चाहिए? फ्रांसियम। लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता, हो जाता इसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है जल्दी बोलो? फ्रांसियम इज ग्रेटर देन सीजियम, ये हो जाता है। तो सर ऐसा क्यों हुआ? तो याद रखना यहाँ पे जो इफेक्ट काम करता है ना, देखो देखो सीजियम और फ्रांसियम में से फ्रांसियम का मास ज्यादा है। सपोज दिस इज द साइज ऑफ सीजियम, मान लो ये सीजियम की साइज है और ये फ्रांसियम की साइज थी, हमें ऐसे एक्सपेक्टेड थी। लेकिन देखो सीजियम से मैंने बोला अभी फ्रांसियम में प्रोटॉन ज्यादा होंगे, तो प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो वो क्या करते हैं प्रोटॉन? देखो प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है, तो प्रोटॉन क्या करते हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट कर देता है। देखो मैं बहुत आसान इसमें बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे बच्चों कभी कभी मास बढ़ा ना, तो याद रखना सबसे पहले बात, एक प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो अगर प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से खींच पाएगा। और याद रखना अगर मास हमने बढ़ाया किसका, किसी भी एटम का, तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है। क्या बोला मैंने? ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट। वहां पे प्लस माइनस का मत सोचो, वहां पे क्या सोचो कि अगर हमने मास बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो वहां पे कहीं ना कहीं रिलेटिविटी इफेक्ट, उसको नाम देते हैं रिलेटिविटी इफेक्ट, ग्रेविटेशनल इफेक्ट, या फिर उसको ही बोलेंगे रिलेटिविटी इफेक्ट। कहीं ना कहीं अगर मास बढ़ गया ना बच्चों, तो वहां पे उसका अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आने के बाद साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम करता है, सीजियम और फ्रांसियम के केस में आपको क्या एक्सपेक्टेड था, फ्रांसियम की ज्यादा होनी चाहिए साइज, लेकिन यहाँ पे सीजियम की साइज थोड़ी सी क्या होती है, फ्रांसियम से ज्यादा हो जाती है। तो ये था आपका रिजल्ट। तो इस रिजल्ट को याद रखो। तो अभी एग्जैक्ट ऑर्डर क्या था बोलो? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, फ्रांसियम और सीजियम। ये हो गया एग्जैक्ट ऑर्डर। समझ में आया अभी एटॉमिक साइज का? इन दोनों भाई सबके साथ मत कंपैरिजन कर देना, इन दोनों के साथ ही चेक कर लेना। सबको हो गया पहले ग्रुप नंबर 1 का ऑर्डर क्लियर कि फ्रांसियम की साइज क्या होती है, सीजियम से ज्यादा होती है। अब दूसरा देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब आपको क्या एक्सपेक्टेड था सर टॉप टू बॉटम आने के बाद? जल्दी बोलो क्या होगा? टॉप टू बॉटम आने के बाद साइज बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बोलो जल्दी? इन दोनों में रेडियम की साइज क्या होगी, थोड़ी सी छोटी होगी, और बेरियम की थोड़ी सी बड़ी होगी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। समझ में आया सबको? यहाँ पे भी रिलेटिविटी इफेक्ट काम करेगा और यहाँ पे भी। दो ऑर्डर सबको समझ में आए? जल्दी बोलो। एस ब्लॉक की साइज समझ में आई सबको? एस ब्लॉक में साइज का ट्रेंड क्या होगा, क्लियर होगा सबको? जल्दी बोलो यस और नो। यस ब्लॉक में एटॉमिक साइज का ट्रेंड समझ में आया? यस और नो? सब बताओ। ओके, ये बातें सबको क्लियर है पहले से ही। देखो अब मैं थोड़ा सा बढ़ता हूँ ग्रुप नंबर 3 की तरफ। मतलब ये जो आपका थर्ड ग्रुप है ना, ये ग्रुप नंबर 3, उसके बाद अप टू ग्रुप नंबर, मतलब डी ब्लॉक की बात करूंगा। ग्रुप नंबर, देखो ये बातें याद रखो। मैंने ये बात अभी बताई, ये बातें समझो। अलोंग द पीरियड फॉर एस एंड पी ब्लॉक,
एस एन पी ब्लॉक। बोलो यार अलोंग द पीरियड क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। साइज क्या होती है रे भाई, डिक्रीज होती है। ये बात सबको पता है भाई, ये बात सबको पता है ना कि अलोंग द पीरियड जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड को जाते हैं, साइज ऑफ एटम डिक्रीज होती है। इन एस एन पी ब्लॉक में डी ब्लॉक की बात नहीं कर रहा, देखो मैंने क्लियरली लिखा है अलोंग द पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, डाउन द ग्रुप की बात ही नहीं कर रहा मैं अलोंग द पीरियड की बात कर रहा हूं। ओके, अलोंग द पीरियड क्या होता है बच्चों, एस एंड पी ब्लॉक की साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब आपको पता है अलोंग द पीरियड मतलब समझ में आ गया होगा, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। लेकिन इन केस ऑफ डी ब्लॉक, सुनना, डी ब्लॉक में अलोंग द पीरियड जाने पे, सुनना, अलोंग द पीरियड जाने पे क्या होगा, अलोंग द पीरियड जाने पे मतलब स्कैंडियम से कहां पे, जिंक पे, स्कैंडियम से जिंक पर जाने पे सर साइज में क्या वेरिएशन आएगा, तो याद रखना अच्छे से, स्कैंडियम से जिंक पे जब जाते हैं ना हम, स्कैंडियम टू जिंक, तो यहाँ पे साइज का क्या वेरिएशन आएगा, तो उस चीज को समझो, एकदम अच्छे से समझो। स्कैंडियम से जिंक की तरफ जब हम जाएंगे तो साइज का क्या वेरिएशन आएगा, तो देखो उसके लिए आपको दो चीजें समझनी है, उसके लिए आपको दो चीजें समझनी है। सबसे पहली चीज मैं पढ़ाऊंगा जेड इफेक्टिव, और दूसरी चीज पढ़ाऊंगा डी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। देखो ये दो चीजें आपको समझनी है। तो आइए सबसे पहले मैं पढ़ा दूं जेड इफेक्टिव, सबसे पहले मैं जेड इफेक्टिव की बातें करूंगा। तो देखो जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये ज्यादा डिटेल में आपको नहीं है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाऊंगा जितना आपको रिक्वायरमेंट है। देखो पहली बात, देखो मान लो मेरे पास यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ये बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, तो जितना जेड मतलब यार, जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये समझ में आ रहा है ना, जेड, जेड मतलब न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियर चार्ज, मतलब प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, टोटल प्रोटॉन कितने, आपको कनेक्टिविटी आ रही है बच्चों। जेड का मतलब होता है, क्या होता है जेड का मतलब, एटॉमिक नंबर, उसको हम क्या देते हैं, एटॉमिक नंबर को हम क्या बोल देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो समझ में आया जेड का मतलब। तो आप बोलोगे सर देखो ये प्रोटॉन इस पे कुछ ना कुछ चार्ज, मतलब इसको खींचने की कोशिश करेगा, इसको, तो इसको हमने नाम दिया, ये देखो ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, जेड जो है ना, जेड, ये इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर पे कुछ तो भी चार्ज है, और इफेक्टिवली कितना जाएगा इस पे, देखो मुझे एक बात बताओ, ये जेड इसको कितना खींच पाएगा एक इलेक्ट्रॉन को, तो आप बोलेगे सर जितना जेड है ना उतना ही जेड इफेक्टिव होगा। इफेक्टिवली जितने हमने, मतलब जितने हमारे पास, अभी ये कब, देखो ये अभी ज्यादा क्लियर नहीं होगा ये चीज, ये वाला क्या लिखा है, ये थोड़ा एक एग्जांपल के बाद आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है इफेक्टिवली उतना ही न्यूक्लियर चार्ज कौन एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा। जितने ज्यादा प्रोटॉन हो गए उतने ज्यादा ही इस पे जेड इफेक्टिव होगा, उतना ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इफेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज को फिल करेगा। लेकिन अब मैं क्या कर देता हूं, मान लो मैंने न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या कर दिया, जल्दी बोलो, एक दो इलेक्ट्रॉन डाल दिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो अब मुझे बताओ भाई, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ पे जितना जेड था उतना जेड इफेक्टिवली लगा पाएगा, जल्दी बोलो, जितना उसके पास जेड था नहीं लगा पाएगा। समझ में आ रहा है आप, क्यों नहीं लगा पाएगा, क्योंकि ये बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना सर, ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन काम करेंगे एज अ शील्ड, मतलब ढाल की तरह काम करेंगे। वो क्या करेंगे, जैसे आपका जेड आता है ना, जितना न्यूक्लियर चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, और यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव आएगा वो क्या होगा, वो जेड से कम होगा, जेड इफेक्टिव जेड से कम होगा। समझ में आया, जितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा वो थोड़ा सा क्या करेगा बच्चों, कम फील करेगा ना। आप समझ में आ रहा है, अरे क्लियर हो रहे हैं, जल्दी बोलो। मतलब देखो पहले केस में इलेक्ट्रॉन नहीं तो हमने जितना न्यूक्लियर चार्ज प्रोवाइड किया, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ने उतना ही न्यूक्लियर चार्ज फिल किया। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रॉन ऐड के बीच में, तो जितना हमने क्या किया, जल्दी बोलो, जितना हमने जेड प्रोवाइड किया उतना हमें इफेक्टिव जेड मिल नहीं पाया, मतलब इलेक्ट्रॉन ने उतना, इसने उतना ये नहीं कर पाए, क्या बोलते हैं उसको, इसको उतना जितना जेड यहाँ से हमने प्रोवाइड किया उतना इसको फील नहीं हुआ। समझ में आया, तो हम लिख सकते हैं, सुन लो अभी, हम लिख सकते हैं कि जो इफेक्टिव फील किया वो कितना किया, जेड तो हमारा पहले वाला था, जेड में से कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस हुई होगी। समझ में आया सबको, जेड में से कुछ ना कुछ वैल्यू क्या हुई होगी, माइनस हुई होगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ने जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील हुआ, ये कितना किया बच्चों,
जेड से तो कम किया, जेड से तो कम किया ना, जितना हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज जेड था उससे कुछ ना कुछ कम किया, तो कितना कम किया, तो हम उसको माइनस कर देंगे, माइनस सिग्मा, और सिग्मा को ही बोलते हैं हम क्या, बोलो, शील्डिंग, शील्डिंग कांस्टेंट। समझ में आया सबको, शील्डिंग कांस्टेंट। ये वाली इक्वेशन समझ में आई सबको, जल्दी बोलो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब समझ में आया कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ने जो भी न्यूक्लियस का चार्ज फिल किया, जो भी न्यूक्लियस का चार्ज फिल किया उसको हमने बोला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आया सबको, मैसेज करके बताओ, जेड इफेक्टिव का मतलब समझ में आया, इफेक्टिवली कितना वो फिल कर सकता है बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, मैसेज करो जल्दी, क्लियर हो गया। अब देखना, सुनना अभी अच्छे से, तो अभी यहां से बस इतनी चीज याद रखना कि अब मुझे बता, मैं देखो ये न्यूक्लियस है, ये एस ऑर्बिटल है, हमारे स्पेरिकल होती है, आपको सबको थोड़ा बहुत पता होगा। और पी ऑर्बिटल कैसी होती है बच्चों, डम्बेल होती है। उसके बाद देखो डी ऑर्बिटल में निकाल देता हूँ, थोड़ी सी बड़ी होती है, और डबल थोड़ी सी बड़ी होती है, डबल डम्बल। और एफ ऑर्बिटल उससे भी थोड़ी सी बड़ी होती है। अब मुझे बताओ इन तीनों में से न्यूक्लियस को ज्यादा अच्छे से किसने कवर करके रखा है, एस पी डी में से न्यूक्लियस को ज्यादा अच्छे से किसने कवर करके रखा है, जल्दी बोलो। वेरी गुड, यस ने रखा है भाई। न्यूक्लियस को चारों तरफ से स्पेरिकली किसने, यस ऑर्बिटल ने क्या करके रखा है, शील्ड करके रखा है। तो यस ऑर्बिटल की शील्डिंग सबसे अच्छी होती है। देखो शील्डिंग किसकी होती है भाई, न्यूक्लियस की शील्डिंग होती है। अरे प्रोटेक्शन किसको जा रहा है, न्यूक्लियस को जा रहा है, न्यूक्लियस को। तो अभी याद रखना, हम ऑलवेज शील्डिंग की जब बात करूंगा तो मैं न्यूक्लियस की शील्डिंग की बात करूंगा। और सबसे अच्छी शील्डिंग कौन करवाता है, यस ऑर्बिटल, देन पी ऑर्बिटल, देन डी और देन एफ। याद रखना सबसे अच्छा शील्डिंग किसकी होगी, एस ऑर्बिटल की होगी। अब मान लो हमारे पास 4f ऑर्बिटल है और 5f ऑर्बिटल है, तो बोलो न्यूक्लियस के ज्यादा पास कौन है, जल्दी बोलो, न्यूक्लियस के ज्यादा पास कौन है, जल्दी बोलो, 4f या 5f, जल्दी बोलो, न्यूक्लियस के ज्यादा पास कौन है, 4f है बच्चों। तो 4f की शील्डिंग क्या होगी, जल्दी बोलो, 4f की शील्डिंग क्या होगी, थोड़ी सी अच्छी होगी। 4f अच्छे से न्यूक्लियस को कवर कर पाएगा। समझ में आ रहा है सबको, शील्डिंग किसकी ज्यादा किसकी कम। अब याद रखना, मान लो मेरे पास 4f ऑर्बिटल है, बाहर से 6x ऑर्बिटल है, मान लो ये वाली, इसको बस समझने की कोशिश करो। मान लो 5f ऑर्बिटल है और बाहर कौन सी ऑर्बिटल है, 7s, यहाँ पे लिख देता हूँ 7s ऑर्बिटल है, 7s। अब भाई समझो, और 7s में इलेक्ट्रॉन है सर, और 6s में भी इलेक्ट्रॉन है, और सर ये न्यूक्लियस है, सर ये भी न्यूक्लियस है। अब अच्छे से बताओ, ये न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच पाएगा, 6s वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच पाएगा, या ये वाला न्यूक्लियस 7s वाले को अच्छे से खींच पाएगा, जल्दी बताओ, बहुत सोच के जवाब दो। दोनों में से ए और बी में से कौन सा इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ए और बी में से, ए और बी में से ज्यादा अच्छे से कौन सा इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच पाएगा, 7s वाले को या 6x वाले को, कौन सा ज्यादा अच्छे से खींचने वाला है अंदर की तरफ, कोशिश करो, कोशिश करो। देखो मैं बता, वेरी गुड मालती, वेरी गुड, देखो मैं बताता हूँ, देखो वेरी गुड, नहीं बी वाला यार, देखो 4f और 5f में से शील्डिंग किसकी बुरी है, अरे जल्दी बोलो, 4f और 5f में से कम शील्डिंग, देखो सबसे कम शील्डिंग किसकी है, 5f की है, क्योंकि न्यूक्लियस के दूर है सर। तो अगर शील्डिंग कम है ना, सुनना, अगर शील्डिंग कम है तो आप बोलोगे सर, सर शील्डिंग कम है तो अच्छे से पेनिट्रेट कर जाएगा, अरे समझ में आ रहा है, अगर शील्डिंग कम है तो ये अच्छे से बाहर जा सकता है, ये न्यूक्लियर चार्ज अच्छे से बाहर पेनिट्रेट कर जाएगा। समझ में आया सबको, 5f और 4f में से शील्डिंग कम किसकी है, तो आप बोलोगे सर 5f ज्यादा अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहा है, आप बोलोगे सर 5f ज्यादा अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ से न्यूक्लियस के जो जो न्यूक्लियर चार्ज है ना, वो पेनिट्रेट करके इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से खींच पाएगा, क्योंकि इसकी शील्डिंग वीक है, तो ज्यादा अच्छे से खींच पाएगा, तो ये ज्यादा अच्छे से ज्यादा अंदर आएंगी। समझ में आ रहा है, 7s ऑर्बिटल ज्यादा अंदर आएंगी, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, आपको कनेक्टिविटी आ रही है। सबसे पहली बात ये बताओ, अभी समझ में आया आपको कि दोनों में से ए और बी में से कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा अंदर खींचवाएगा, तो आपको अभी समझ में आया, बी वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि सर बी वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसके अंदर वाली 5f ऑर्बिटल है, और सर 5f ऑर्बिटल की जो शील्डिंग होती है वो वीक होती है एज कंपेयर टू 4f ऑर्बिटल। और अगर 5f ऑर्बिटल की शील्डिंग वीक है तो ज्यादा अच्छे से न्यूक्लियर का चार्ज पेनिट्रेट करेगा
और ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अभी देखो समझो मेरी बात को, ये था 4f और ये था 6s, ये था 5f और ये बाहर वाला कौन सा था आपका 7s। और मैंने अभी कहा कि दोनों में से कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन अच्छे से खींचेगा, तो 7s वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा अंदर की तरफ आएगा। और ज्यादा अंदर की तरफ आए तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ऑर्बिटल अंदर की तरफ आएंगी, देखो ऑर्बिटल ज्यादा अंदर की तरफ आएंगी। और अगर भाई ज्यादा अंदर की तरफ ऑर्बिटल आ गई तो साइज छोटा हो जाएगा, और इसी को हमने नाम दिया कॉन्ट्रैक्शन। इसी कंसेप्ट को हमने नाम दिया कॉन्ट्रैक्शन। और इधर वाला जो होता है ना, ये होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे भी अंदर की तरफ आएगा, ऐसा नहीं, यहाँ पे भी पेनिट्रेशन होगा, लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होगा, आप बोलोगे सर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में। समझ में आया सबको? एंड एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में 7s और 5f होती है, तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, ज्यादा अंदर की तरफ आएगा। इसीलिए याद रखना, एक्टिनॉइड में जो देखो साइज की नहीं बात कर रहा मैं, यहाँ पे बात कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्शन कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो याद रखना एक्टिनॉइड में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल। देखो मैंने किस तरह से बातें की, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल। क्या ये वाली चीज समझ में आई? और आपको पता है 5f और 4f में से ज्यादा अच्छी शील्डिंग किसकी होगी, 4f की शील्डिंग होगी 5f से। ये दो बातें याद रखो। हो गया क्लियर? जल्दी बोलो, कॉन्ट्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर है आपका सबका? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर है क्या? बोलो जल्दी, मैसेज करो अभी। हो गया क्लियर? अब समझना, आगे बढ़ते थोड़ा सा आगे बढ़ते। देखो और क्या सर, साइज के बारे में बात कर रहे थे सर आप। देखो अब जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से पढ़ा होगा, स्कैंडियम से कहां तक, जिंक तक, तो आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी सर। देखो सर, देखो 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d4, ऐसे चलते जाते ना, डी में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते 3d3 3d4। तो अभी मैं डायरेक्ट जनरलाइज करके लिख देता हूं। देखो ये वाला d1 सिस्टम है, ये d2, ये d3, d4, d5, अप टू कहां तक है बोलो, d10 तक है। यस और नो बच्चों, जल्दी बोलो। मतलब d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अलोंग द पीरियड जाने पे बच्चों याद रखना, अलोंग द पीरियड जाने पे d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, अब समझो। और आपको सबको पता होनी चाहिए बेसिक बातें। अब मैं एक बात बताऊंगा सर, देखो हम जैसे जैसे लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाते हैं ना, तो सर साइज घटती है। और अगर साइज डिक्रीज होती है सर, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। अरे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तभी तो साइज छोटी होगी। समझ में आया बच्चों अभी सबको? जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा ज्यादा बढ़ेगा, वैसे वैसे साइज आपकी क्या होगी, घटेगी। ये बात आपको पता है, तो आप ऐसे बोलना चाहिए था सर। देखो स्कैंडियम से जिंक की तरफ जैसे आप जाते हो ना सर, तो सर जेड इफेक्टिव क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। तो सर अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो तो साइज क्या होनी चाहिए थी सर, साइज डिक्रीज होनी चाहिए थी। लेकिन लेकिन बोला तो आपने सही है कि सर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज घटेगी। लेकिन याद रखना यहाँ पे कुछ उल्टा सुल्टा हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो याद रखना, हम स्कैंडियम से बच्चों, याद रखना जो ट्रेंड में याद करवा रहा हूं उसको याद करने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो। स्कैंडियम से एमएन तक जब हम जाते हैं ना, देखो स्कैंडियम से मैंगनीज तक जब हम जाते हैं ना, देखो स्कैंडियम से मैंगनीज तक, तो याद रखना यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी चीजें बिल्कुल सही काम कर रही होती है। कौन सी? कि सर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो सर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, जल्दी बोलो बच्चों, घटेगी। तो मैंने बोला बिल्कुल सही है भाई, स्कैंडियम से मैंगनीज तक जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज बढ़ेंगी। लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि बच्चों देखो मैंगनीज के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो यहाँ पे डी, सपोज यहाँ पे मान लो D5 सिस्टम में, देखो याद रखना इस चीज को। उसके बाद D6 सिस्टम है, देखो मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे D5 सिस्टम है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने सर, D6 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद D7 इलेक्ट्रॉन है, D8 इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे करते करते D10 इलेक्ट्रॉन तक हम पहुंच जाएंगे। अब आपको अच्छे से पता होगा ये 3D ऑर्बिटल होगी, और इसके बाद को कौन होगा, जल्दी बोलो, 4s होगा, बाहर 4s होगा, और इनके बाहर 4s ऑर्बिटल होगी, 3D और 4s। ये देखो 4s ऑर्बिटल होगी। अब अच्छे से याद रखना बच्चों, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखो
आपने कभी ये वाली चीज ऑब्जर्व की है क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दो वाली चीज देखो, देखो इन आखिरी वाले में देखो, आखिरी वाले में मान लो मेरे पास जिंक और कॉपर है, मान लो मेरे पास कॉपर है, कॉपर, और सर कॉपर के पास तो D10 सिस्टम होता है, याद रखना 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिंक के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी में। देखो ये बातें मैं पढ़ा दूंगा, जैसे डी ऑर्बिटल मतलब डी ब्लॉक को हम पढ़ेंगे ना, तो ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आपके क्लियर हो जाएंगे। और सर बाहर होगा 4s1 और सर बाहर होगा 4s2। तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर आपने थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन किया होगा तो इन दोनों में भी रिपल्शन होगा ना, यस और नो? इलेक्ट्रॉनों में भी रिपल्शन होगा ना, 10 इलेक्ट्रॉन है तो सर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इनमें भी रिपल्शन होगा। आपको समझ में आ रही है? D10 सिस्टम और s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल में जो d इलेक्ट्रॉन है, जैसे जैसे d इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसा रिपल्शन आपका बढ़ेगा बच्चों। समझ में आ रहा है सबको? जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज भी क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो, इंक्रीज होगा। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है अभी? अब मैं आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर कर देता हूँ। देखो स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ हम आते हैं ना बच्चों, तो यार आपने जो पढ़ा था वही सही था क्या सर? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो देखो साइज कम हो रहा है, लेकिन सर Mn Fe याद रखना, कोबाल्ट और निकेल तक सर साइज एज इट इज रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। तो इसका रीजन भी बताऊंगा मैं, इसका रीजन बताऊंगा। लेकिन सर जैसे ही कॉपर और जिंक आ गया ना सर, कॉपर और जिंक आ गए ना सर, तो सर इनका साइज क्या हो गया बच्चों, साइज इनका इंक्रीज हो गया। तो सर ऐसा क्यों? होना तो डिक्रीज चाहिए था, लेकिन याद रखना यहाँ पे साइज इंक्रीज होने का रीजन कौन सा है, जल्दी बोलो, डी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। सर यहाँ पे साइज इंक्रीज होने का रीजन क्या है, जिंक और कॉपर में इनकी साइज इंक्रीज होने का रीजन क्या है बच्चों, कॉपर से भी बड़ा साइज है जिंक का ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। सर यहाँ पे साइज कम होने का रीजन क्या था, तो मैं बोलूंगा सर जेड इफेक्टिव। लेकिन सर यहाँ पे साइज इक्वल होने का क्या रीजन है, तो उसका रीजन है एक समय ऐसा भी तो आएगा, देखो स्टार्टिंग में जेड इफेक्टिव डोमिनेट था, साइज घट रही थी, बाद में डी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट है, साइज बढ़ रही थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा ना जब जेड इफेक्टिव और डी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस आउट कर देंगे। उस समय जो साइज होगी वो क्या होगी, नियर अबाउट सबकी इक्वल होगी। समझ में आया? ट्रेंड अलोंग द पीरियड, ट्रेंड समझ में आया सबको अलोंग द पीरियड? जल्दी बोलो, समझ में आया सबको ट्रेंड? यस और नो मैसेज करके बताओ। अलोंग द पीरियड साइज कम होगी, ज्यादा होगी इन केस ऑफ डी ऑर्बिटल। बच्चों क्लियर है सबको? डी ऑर्बिटल के बारे में सबको क्लियर हो रहा है? देखो भाई ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं यहाँ पे कोई, बस आपको याद, ये देखो याद रखने वाली भी चीज नहीं। अब मैं बता देता हूँ, सुन लो। अब देखो, अभी डी ऑर्बिटल की स्पेशल बात कर लेता हूँ, डी ऑर्बिटल की। तो याद रखो डी ऑर्बिटल में क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे बात करता हूँ अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, पीरियड। और दूसरी बात कर लेता हूँ डाउन द ग्रुप, यहाँ पे बात कर लेता हूँ डाउन द ग्रुप, मतलब ग्रुप के डाउन जाने पे क्या होगा, डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप सबको पता है साइज क्या होती है, बोलो जल्दी, इंक्रीज होती है। बस इसको याद रखना, साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अलोंग द पीरियड क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे सर फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, समझ में आया? फर्स्ट डिक्रीज देन कांस्टेंट देन इंक्रीज, समझ में आया? यही केस होता है 3D सीरीज के मेटल्स में, 4D सीरीज में भी यही चीजें चलती है, और 5D सीरीज में भी सेम चीजें चलती है। तो आपको देखो मैंने सिर्फ 3D के बारे में बताया, आप 4D और 5D का खुद से कर लेना, वो भी सेम ही है। मतलब देखो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जो 3D का ट्रेंड है ना, 3D वाले आपको 3D से ही क्वेश्चन आएंगे आए तो, अगर 4D और 5D से आए तो याद रख लेना जो 3D वाले दिखा रहे वही कौन दिखाएंगे, 4D और 5D अलोंग द पीरियड। और डाउन द ग्रुप साइज क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बोलो डी ब्लॉक के बारे में सबको समझ में आए, साइज का ट्रेंड, जल्दी बोलो। डी ब्लॉक के बारे में साइज का ट्रेंड सबको क्लियर है, किस तरह से अलोंग द पीरियड और किस तरह से डाउन द ग्रुप, हो गया क्लियर? देखना आगे बढ़ते थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते कि सर ये तो थी। अब ग्रुप नंबर 13 के बारे में एक आपको याद रख लेना, मैं ये वाला केस, इस वाले को केस को बस याद रख लो। यहाँ पे एक चीज याद रखनी ग्रुप नंबर 13 के बारे में, बाकी तो सेम चलेगा। बाकी 14 15 16 में कुछ एक्सेप्शनल नहीं है। देखो आपने बोला होगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो आपका क्या एक्सेप्शनल था, एक्सपेक्टेड था
कि सर टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है सर, इंक्रीज होती है, हमें पता है, लेकिन यहाँ पे याद रख लेना, ऑलवेज रिमेम्बर, एल्यूमिनियम की साइज गैलियम से ज्यादा होती है। एल्यूमिनियम की साइज गैलियम से क्या होती है, ज्यादा होती है। ये वाली चीज आपको एक याद रख लेनी है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम, इसका रीजन वगैरह सब कुछ कोई नहीं है, वही है कि डी ऑर्बिटल बढ़ते वगैरह, लेकिन कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं इतना। देखो मैं वापस बता देता हूँ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, याद रखना। आपको क्या एक्सपेक्टेड था, ये आपका एक्सपेक्टेड था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बस इन दोनों को याद रखो, बाकी का कुछ मत याद रखो, इन दोनों में याद रख लेना। मैं लिख देता हूँ अभी, बोरॉन, गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम, देन थैलियम। समझ में आया सबको? ये वाला ट्रेंड याद रखना है सबको, ये वाला ट्रेंड हो गया क्लियर? जल्दी बोलो यस और नो। ये वाला ट्रेंड आपको याद रखना है, समझ में आया? एटॉमिक साइज का डाउन द ग्रुप, समझ में आया? हाँ हाँ दमयंती बराबर, वही 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 गैलियम की थोड़ी सी पूर शील्डिंग होती है, वही चीज है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा ज्यादा। वही डी ऑर्बिटल आ जाते हैं तो डी ऑर्बिटल की शील्डिंग पूर हो जाती है, और शील्डिंग पूर होने की वजह से साइज क्या हो जाएंगे बच्चों, घट जाएंगे। देखो बोरॉन एल्यूमिनियम के पास यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल होते हैं गैलियम के, वहां पे जब डी ऑर्बिटल आएंगे तो पूर शील्डिंग हो जाएंगे, वही वही चीजें चल रही है यहाँ पे। समझ में आया सबको? ये वाला ट्रेंड आप याद रख लो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं देखो नोट्स में वहां पे गिवन है, जो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा मैं, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? वहां पे मैंने लिखा हुआ है रीजन भी। अब मेरी बात समझो, देखो आप यस ब्लॉक में मैंने कौन कौन सी बातें याद करने के लिए बोली, देखो ये बात तो क्लियर है सर। देखो ये अलोंग द पीरियड की अगर मैं बात कर लूं, एक बार किसकी बात कर लूं, अलोंग द पीरियड, तो अलोंग द पीरियड क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे सर यस एंड पी ब्लॉक के लिए साइज क्या होती है, साइज अलोंग द पीरियड डिक्रीज होती है। सर ये बात क्लियर है हमें। सर अलोंग द पीरियड की बात करें हम, सर डी ब्लॉक के लिए क्या होगा अलोंग द पीरियड, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट डिक्रीज देन कांस्टेंट देन इंक्रीज, यही होगा, फर्स्ट डिक्रीज देन कांस्टेंट देन इंक्रीज, ये होगा डी ब्लॉक के लिए। उसके बाद सुनना अभी अच्छे से, सर डाउन द ग्रुप क्या करेंगे, सर डाउन द ग्रुप, सर डाउन द ग्रुप एस ब्लॉक के लिए क्या होगा सर, तो मैं बोलूंगा इंक्रीज तो होगा सर, इंक्रीज तो होगा, लेकिन अभी मैंने ऑर्डर कौन से बोले, सीजियम और फ्रांसियम में से सीजियम की बड़ी होगी, बेरियम और रेडियम में से किसकी बड़ी होगी, रेडियम की बड़ी होगी। यस ब्लॉक के केस में ये दो केस याद रखने हैं आपको। उसके बाद पी ब्लॉक के केस में मैंने कौन से केस याद रखने के लिए बोला आपको,
एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें